आज हम करेंगे पीजेंट मूवमेंट्स। कल हमने 3 की थी ना, मोपला, चंपारण, खेदा और एक्का मूवमेंट। आज हम पहली वाली करेंगे जो शुरू में हुई थी होना बिफोर द गांधीयन एरा, और उसके पीछे क्या रीजंस थे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल सबसे ज़्यादा किसने सफ़र किया है? पीजेंट्स ने, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेंट एंड एनी अदर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो पीजेंट मूवमेंट किसका रिजल्ट थी? ब्रिटिश की ऑप्रेसिव पॉलिसीज का। बिकॉज ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उन्होंने एग्रीकल्चर को क्या कर दिया था? कमर्शियलाइज। पहले वो सब्सिस्टेंस के लिए कमा रहे थे या थोड़ी बहुत बेचने के लिए कमा रहे थे, अब एग्रीकल्चर क्या हो गया था? कमर्शियलाइज। प्लस उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से सॉइल को और उनकी लैंड को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। एंड हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो एक ट्रेडिशन है, तो हमारे देश में जो पहले से ट्रेडिशनल एग्रेरियन रिलेशनशिप्स चल रहे थे वो ब्रिटिशर्स ने आके हिला दिए थे। ठीक है, उस वजह से बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स ने पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया। और किस किस ने किया? जमींदार, तलुकदार और मनी लेंडर्स। दीज वर दी 3 क्लासेस जिन्होंने पीजेंट्स को ब्रिटिशर्स के अलावा एक्सप्लॉइट किया। तो पीजेंट मूवमेंट शुरू हुई थी सिर्फ अपने लिए, पीजेंट्स के बेनिफिट के लिए, लेटर दे इंटीग्रेटेड इनटू द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अगर कोई रीजंस पूछे आपसे पीजेंट मूवमेंट क्या आप कर लोगे? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हो गया, रेवतवाड़ी ने कैसे किया, महलवाड़ी ने कैसे किया, परमानेंट ने कैसे किया, एंड सेकेंड इज, और क्या रीजन होगा? एक तो हो गया हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, जमींदार भी पीजेंट को एक्सप्लॉइट करते थे। परमानेंट में जमींदार करते थे ज्यादा रेंट लेके, ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके, और महलवाड़ी और रेवतवाड़ी में रेंट एक्सेसिवली हाई होता था जो वो भर नहीं पाते थे। सेकेंड रीजन क्या होगा? और कैसे पीजेंट्स एक्सप्लॉइट हुए हैं, या और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी? ठीक है, और ओवरऑल जनरल रीजंस पूछ रहे हो। ठीक है, बॉन्डेड लेबर, ये तो हमारे देश में काफी देर से चल रहा है ना, ये ब्रिटिशर्स ने भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो काफी देर से। और इंडेप्टनेस, वो कर्जे में डूबते गए। जब वो टैक्स नहीं दे पाते थे या रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो उनको अपनी लैंड या कुछ चीजें गिरवी रखनी पड़ती थी या लोन लेना पड़ता था। और जो मनी लेंडर्स थे वो मनी लेंडर से लोन लेते थे, और मनी लेंडर्स क्या करते हैं? वो एक्सप्लॉइट करते थे। जैसे हमने एक किस्त दे दी है, बैंक के पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है हमने दे दी है, तो बैंक हमसे वो किस्त वापस नहीं ले सकता या नहीं बोल सकता कि आपने नहीं दी है। पर मनी लेंडर्स ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते थे, और पीजेंट इलिटरेट मासेस थी तो उनको वो सेम करते नहीं दी, उनको फिर से देनी पड़ती थी। तो इस तरीके से उनको मनी लेंडर्स भी एक्सप्लॉइट करने लगे थे, जिसकी वजह से एक लोन लेते थे, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको दूसरा लोन लेना पड़ता था, एंड देन दे वर स्ट्रक इन द साइकिल ऑफ इंडेप्टनेस। और फेमाइंस, फेमाइंस में सबसे ज्यादा कौन सफर करता है? कंट्री साइड मेजरली। तो पीजेंट्स को फेमाइन के टाइम पे एक तो उनकी प्रोडक्शन नहीं होती थी, और ब्रिटिशर्स कभी भी रेवेन्यू कम नहीं करते थे, तो उनको फेमाइंस के टाइम पे लॉस होता था, बोथ लाइवलीहुड एज वेल एज लाइफ। एंड नेक्स्ट इज हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ मनी लेंडर्स, जो हमने पॉइंट समझ लिया। एंड आपका फोर्स्ड बेगार। ठीक है, फोर्स्ड बेगार होने की वजह से, अब फोर्स्ड बेगार क्यों करना पड़ा उनको? पैसे नहीं बचते थे, लैंड पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लैंड की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होती थी। इवेंचुअली क्या होता है, हमें लैंड में फर्टिलाइजर डालने हैं या नेचुरल मैन्योर्स ही डालने, पैसे चाहिए तभी लैंड फर्टाइल रहती है। अगर हम नहीं डालेंगे तो आफ्टर सम साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, तो लैंड पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती थी, लैंड स्टैग्नेंट हो गई, और ब्रिटिशर्स रेवेन्यू और एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करते गए, जिसकी वजह से उनको फोर्स बेगार करना
पड़ा। सो दीज वर द रीजंस, जनरल रीजन अगर कोई आपसे पूछे कि हम कैसे पीजेंट मूवमेंट को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे पीजेंट मूवमेंट्स बिफोर 1857। ठीक है, 1857 से पहले जितनी भी मूवमेंट्स हुई थी, मेजर जो तुम्हारे सिलेबस में है, तुमसे पूछी जा सकती है, हम वो करेंगे। सबसे पहले हमारा सन्यासी रिवॉल्ट 1763 टू 1800, ये काफी साल तक चला है। ब्रिटिश ने क्या किया, अब बेसिकली हुआ क्या, ब्रिटिशर्स जब आए थे तो ब्रिटिशर्स ने, हम जैसे जाते हैं, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं या मुस्लिम्स भी जाते हैं जैसे किसी होली पिलग्रिमेज में, हमें कोई टैक्स नहीं देना, हम देते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने हमें हमारी ही पिलग्रिमेजेस के लिए हमारे ऊपर क्या लगा दिए, टैक्स। जैसे मुगल एम्परर के टाइम पे अकबर ने रिमूव कर दिए थे, उससे पहले हिंदू पिलग्रिमेजेस पे थे, तो ब्रिटिशर्स ने बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स के जो होली पिलग्रिमेजेस थे उस पर लगा दिए टैक्स, और ये चीज उनको पसंद नहीं आई। एंड देन एक तो ये चीज हो रही थी, पीजेंट्स रिलीजियसली हर्ट थे, ब्रिटिशर्स थे, और 1773 में क्या आ गया, फेमाइन, जिसकी वजह से उनके अंदर रेबिलियन जैसी फीलिंग आ गई। तो इट वाज स्टार्टेड बाय द पीजेंट्स एंड द पुअर क्लासेस बट मेजरली जॉइंड बाय द सन्यासीज एंड फकीर्स। ठीक है, जैसे वो जो हम देखते हैं ना, जैसे रोड पे होते हैं जंगम बाबा हो गए, या वो जो वो पीर के होते हैं, जो वो मोर कुछ होता है ना, वो लेके ऐसे करते हैं वैसे। तो सन्यासीज एंड फकीर्स वर द मेजर वन हु लेड दिस रिवॉल्ट। इन्होंने इस रिवॉल्ट है तो वायलेंस होगा, अटैक होगा, तो उस टाइम पे इन्होंने जो इंग्लिश फैक्ट्रीज वगैरह थी उनको अटैक करना शुरू कर दिया, उनके गुड्स लूट लिए, आम्यूनिशन लूट ली, आर्म्स लूट ली, क्योंकि उनको चाहिए थे आर्म्स वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस रिवॉल्ट के दौरान हुई थी। और जो बंकिम चंद्र नाथ की क्या बुक थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक का क्या नाम था? यस, आनंदमठ। इट इज अ नॉवल which is based on this revolt written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और क्या अच्छा स्पेसिफिक फीचर है इस नॉवल के बारे में कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो वंदे मातरम लिखा था वो इस नॉवल में इंक्लूडेड है, एंड दिस नॉवल इज बेस्ड ऑन दिस रिवॉल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? सन्यासी रिवॉल्ट रिवाइज करो। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से हो गई ना टिप्स पे, तो मेंस के तुम्हारे 70-80 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अगर 7-8 क्वेश्चन भी आ गए वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कर लो क्योंकि ये हो भी जाएगी, मुश्किल नहीं है इतनी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रंगपुर ढिंग। रंगपुर ढिंग 1783। सो रंगपुर ढिंग बेसिकली एक जगह है रंगपुर बंगाल में। ये रिवॉल्ट, ये रेबिलियन वहाँ पे हुआ था। ये पीजेंट रेबिलियन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। सिंपल, उनकी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से 2 साल तक ये चला, पर क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश हैड मॉडर्न आर्मी, मॉडर्न वेपन्स, दे वर डिफीटेड। ठीक है, सो इट हैपेंड इन बंगाल। जरूरी है ये याद रखना कि कहाँ पे हुआ था और मेजर रीजन क्या था। यहाँ पे मेजर रीजन था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। पिछली बार मेजर रीजन क्या था? टैक्सेस ऑन होली पिलग्रिमेजेस एज वेल एज द फेमाइन ऑफ 1773। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नाम बड़े मुश्किल होते हैं, पागलपंथीज। ठीक है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं नहीं बता सकती, पागलपंथीज। ठीक है, अब नहीं भूलेगा। पागलपंथीज बेसिकली एक सेमी रिलीजियस ग्रुप है। एक होती है ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब्स के अंदर भी ग्रुप्स होते होंगे। तो वेस्ट बंगाल की 2 ट्राइब्स थी, गारो एंड होंजोंग। उसके अंदर एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था पागलपंथीज, जिन्होंने ये रिवॉल्ट शुरू किया था, एंड दिस ग्रुप वाज फाउंड बाय करम सिंह। ओके, मेघालय में ट्राइब्स हैं जहाँ पे अभी भी मैट्रियार्की होती है ना, गारो खासी यही सब है। ये लोग मैट्रियार्की प्रैक्टिस करते हैं, लड़का नहीं लड़का जाता है।
ठीक, तो however that matriarchy is not full matriarchy, क्योंकि लड़की के घर में चलते तो भाई और पापा की है, उसके लड़की का कोई से नहीं होता, बस ये है कि लड़का वहां पे जाता है, उनके घर पे काम भी करता है, दैट इज सेमी मैट्रियार्कियल, नॉट प्रॉपर मैट्रियार्कियल। मैट्रियार्की वो होती है जब मदर्स की भी चले, ठीक है। सो ये एक ऐसी सेमी रिलीजियस ग्रुप था जो करमशाह ने, सॉरी करमशाह है, आज करम, तुम सुबह वाली क्लास में नहीं आती हो? ओके ओके। करम शाह, दीज वर ट्राइबल पीजेंट्स जिनको करम शाह ने ऑर्गेनाइज किया था, और इनका एक बेटा था टीपू, और इन्होंने मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ रिवॉल्ट किया था, एज वेल एज दी हाई रेंट टेकन बाय दी जमींदार्स, ठीक है। पीजेंट मूवमेंट्स कर रहे हैं, क्लियर हुआ। पागलपंथीज कौन थे? सेमी रिलीजियस ग्रुप, ये याद रखना, हो सकता है तुमसे वो प्रीलिम्स में पूछ ले, पागलपंथीज बिलोंग टू विच काइंड ऑफ ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन दे दे, ट्राइबल, सेमी रिलीजियस, तो तुम्हें वहां पे ये चीजें याद रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ है। वो तुमसे थ्योरी से ज्यादा ना ये जानना चाहेगा कि तुम्हें नॉलेज कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नरकेल बेरिया, नरकेल बेरिया uprising 1831. So this uprising had happened in 24 Parganas district of Bengal. आया यार, किसको मिली थी ये? Yes, Lord Clive को, after the Battle of, है ना, इसकी जमींदारी मिल गई थी ना, फर्स्ट टाइम एन यूरोपियन वाज गिवन दी जमींदारी। तो इसी डिस्ट्रिक्ट में एक मूवमेंट हुई थी जिसको हम बोलते हैं नरकेल बेरिया अपराइजिंग, जो किसने लीड की थी? मीर निथर अली, ही वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट वाज बेसिकली, इस मूवमेंट में जो मुस्लिम टेनेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। सो याद रखना, दिस वाज द मूवमेंट, वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट्स लेड बाय द मुस्लिम पीजेंट्स, क्लियर। इसका स्पेसिफिक और स्पेशल फीचर ये है कि ये मुस्लिम लोगों ने लीड की थी। बता दूं? नेक्स्ट वी हैव मप्पिला अपराइजिंग 1836 to 57। कौन सी अपराइजिंग है ये? सेम याद है, मोपिला रेबिलियन। तो उससे पहले भी एक बार 1836 से लेके 57 के दौरान मोपलास ने रेवेन्यू ज्यादा होने के खिलाफ एक अपराइजिंग की थी, क्योंकि लैंडलॉर्ड, इनकी अपराइजिंग मेजरली किसके खिलाफ थी? लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, ठीक है। तो काफी सीरीज हुई थी इन सालों के दौरान, 22 बार इन्होंने ब्रिटिश और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया था, क्लियर हुआ। सो ये तुम्हारी मूवमेंट थी बिफोर 1857, क्लियर। कोई मूवमेंट में कोई कंफ्यूजन? नाम याद रख लेना और रीजन, और अगर कहीं पे लीडर है तो लीडर, ज्यादा करने की इतना, जिनका ऑप्शनल है ना उनको तो और डिटेल में करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पीजेंट मूवमेंट्स आफ्टर 1857। सबसे पहला है हमारा सबसे फेमस इंडिगो रिवॉल्ट 1859 टू 1860। सुना है ना? इंडिगो रिवॉल्ट सबसे फेमस पीजेंट मूवमेंट है हमारे देश की। इसको हम नील विद्रोह भी बोलते हैं। नील क्या हुआ? इंडिगो, ब्लू, विद्रोह, रिवॉल्ट, ठीक है। इसको नील विद्रोह भी बोला जाता है। जो एक एरिया है बारासात इन बंगाल, वहां पे शुरू हुआ था इन 1859। सिंपल सी बात है, क्यों हुआ होगा? इंडिगो किसने किया होगा? इंडिगो प्लांटर्स ने। क्यों किया होगा? क्योंकि उनको फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करने के लिए बोला जाता था इंस्टेड ऑफ द, अब बंगाल है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से होंगे? राइस। बंगाल में 3 वेराइटीज ग्रो होती है राइस की एक ही साल में, नहीं ना मेरी 9th-10th की बुक। ओस, अमन एंड बोरो, तीनों वैरायटीज। एक बंगाल ऐसा स्टेट है हमारी कंट्री में, क्योंकि राइस की प्लांटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है। हमारे यहाँ पे होगी ड्यूरिंग दी विंटर्स, बट इन साउथ इंडिया
थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वहाँ पे विंटर्स पड़ती नॉर्मल रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती नहीं है। तो ओस, अमन एंड बोरो 3 वैरायटीज है राइस की जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में एक साल में ग्रो होती है साथ में। ठीक है, क्लियर? तो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट द ऑप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर रिगार्डिंग द फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो विच ruins the soil, lowers its productivity and fertility. क्लियर हुआ? अब ये एक और रीजन था इसमें, और क्या होगा, जो वो एडवांस दे देते थे, याद है? जैसे गुमास्तास में करते थे वैसे ही इंडिगो ग्रो करने के लिए वो एडवांस दे देते थे। अब एडवांस दे दिया, अब कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। तो सेकंड रीजन, जो लोग रेंट नहीं देते थे उनसे फोर्सफुली इंडिगो ग्रो किया जाता था, और अगर वो मना कर देते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए तो उनकी फैमिलीज को किडनैप कर लेते थे, उनके घर जला देते थे, उनके खेत जला देते थे, उनकी वुमेन को, उनकी चिल्ड्रन को अटैक कर देते थे। तो पीजेंट ने परेशान होकर 1859 में इंडिगो रिवॉल्ट शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने बोला कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। इस रिवॉल्ट के 2 लीडर्स थे, दिगंबर बिस्वास एंड विष्णु बिस्वास। ठीक है, दीज वर द 2 लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट जो नाडिया डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे, और उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स को सपोर्ट किया और पुलिस कोर्ट्स में जाके इन्होंने रिवॉल्ट किया। और सेकंड इस रिवॉल्ट का एक और हिस्सा था बंगाली इंटेलिजेंसिया, जो एजुकेटेड क्लासेस थी बंगाल में, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया बिकॉज दे कुड अंडरस्टैंड द रेपरकेशंस ऑफ द इंडिगो प्लांटेशंस ऑन द सॉइल। एंड इतना ज़्यादा ये रिवॉल्ट हुआ कि गवर्नमेंट को इंडिगो कमीशन बनाना पड़ा ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके इस इशू को। तो इस इशू को गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया एंड इन नवंबर 1860 गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वो किसी को फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करने के लिए नहीं बोलेगी। एंड बाय 1860 बंगाल से इंडिगो कल्टीवेशन बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि कोई माना ही नहीं। क्लियर हुआ? तो दिस रिवॉल्ट वाज सक्सेसफुल, वन ऑफ द फर्स्ट पीजेंट रिवॉल्ट्स which ended with the successful result as the government formed Indigo Commission, and on the recommendation of the commission they declared that no one will be forced to grow indigo. Clear हुआ? Indigo revolt ये important है, ये आता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पबना एग्रेरियन लीग 1878 टू 1880। ठीक है, 1870s और 1880s में ये लीग शुरू हुई थी, ये मूवमेंट शुरू हुई थी ईस्टर्न बंगाल में अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द जमींदार्स। अब जमींदार्स ने क्या किया, जितना उनका लीगल लिमिट थी रेंट की वो बढ़ा दी। मतलब लीगली, फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला 100 रुपये करो, तो वो क्या करने लगे थे, 200 रुपये कलेक्ट कर रहे थे लोगों से। तो इस चीज के खिलाफ लोगों ने जमींदार के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जमींदार जो रेंट नहीं देता था उसको निकाल देते थे लैंड से, उसकी कैटल ले लेते थे, उसके क्रॉप्स हड़प लेते थे। तो इस वजह से पीजेंट ने ये रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। एक बंदा था यूसुफ शाही परगना, जिसने ये रिवॉल्ट वगैरह लीड किया था और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको बोलते हैं किसान संघ। एंड इस किसान संघ ने बंगाल में ये मूवमेंट लीड की। फिर इसमें लीडर्स आए ईशव चंद्र राय, केशव चंद्र राय, जिन्होंने ये मूवमेंट लीड की। एंड गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया कि हम एक ऐसा लॉ निकालेंगे, एक ऐसी लेजिस्लेशन निकालेंगे जिसके थ्रू टेनेंट्स को जमींदार से वो प्रोटेक्ट कर सकें। दिस रिवॉल्ट ऑल्सो resulted in a successful way because government passed the Bengal Tenancy Act which provided protection to the peasants against this illegal practice of the जमींदार। ठीक है, इस टाइम पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। क्लियर हुआ? पबना एग्रेरियन लीग, तो ये सेकंड मूवमेंट थी जो सक्सेसफुल हुई थी बिकॉज गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू पास दी बंगाल टेनेंसी एक्ट, क्योंकि बंगाल में प्रोडक्शन उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। सबसे फर्टाइल एरिया था,
प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती थी और उनका मेन हब था बंगाल शुरू से लेके एंड तक। तो वो बंगाल में ऐसी कोई अपराइजिंग टॉलरेट या फेस नहीं करना चाहते थे। क्लियर हुआ पबना अग्नेरियन लीग? यस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव Deccan riots which happened in some parts of Maharashtra like Pune, Satara and Ahmednagar। अब यहाँ पे रिवॉल्ट हुआ अगेंस्ट दी मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एक तो गुजराती और मरवाड़ी, वो होते भी बड़े वैसे हैं ना पैसे के टाइम मामले में, वीडियोस वगैरह भी आती रहती है ना अभी भी। तो मनी लेंडर्स उस टाइम पे पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे और पीजेंट्स ने इनके खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइट कैसे करते थे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के। तो उस टाइम पे तो बैंक शैंक होते नहीं थे कि पीजेंट्स की हेल्प हो, तो दो तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस मैनिपुलेशन ऑफ दी अकाउंट्स। जैसे मैंने अभी बताया, दे दिया, उनको बोला नहीं दिया, मतलब मैंने एक किस्त दे दी, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, तो अम्परमासेस है, तो फिर से बोलेंगे नहीं दिया आपने, फिर से ले लेते थे। तो इस वजह से पीजेंट्स ने उनके खिलाफ क्या कर दिया? सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट का मतलब समझते हो? उनको सारी सर्विसेज जो थी, सर्विसेज कहाँ से ले रहे थे? लोअर क्लासेस, एंड लोअर क्लासेस वो मेनली पीजेंट क्लासेस। तो लैंडलॉर्ड को जितनी भी सर्विसेज जाती थी, इवन अ बार्बर सर्विस, उसको वो डिप्राइव कर दी गई। एंड दिस सोशल बॉयकॉट टर्न्ड इनटू द एग्रेरियन अनरेस्ट। उन्होंने मनी लेंडर्स के घरों को अटैक करना शुरू कर दिया, उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जलाना शुरू, डॉक्यूमेंट्स खत्म, लोन खत्म, तो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जलाना शुरू कर दिए। और ये रिवॉल्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया दैट इन 1877 गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया, दैट इज डेक्कन रायट्स इंक्वायरी कमीशन। और इस कमीशन ने बोला कि जो मनी लेंडर्स गलत चीज़ें कर रहे हैं उसकी वजह से पीजेंट्स बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने रिवॉल्ट किया है। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 पास कर दिया, जिसके तहत ये बोला गया कि कैसे जमींदार से पीजेंट्स को बचाया जाए। क्लियर हुआ डेक्कन राइट्स? सिंपल सी बात है, ये मूवमेंट अलग इसलिए है बिकॉज इट हैपेंड अगेंस्ट द मनी लेंडर्स ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स एज वेल एज द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि उस टाइम पे पीजेंट के पास कोई और तो होता नहीं था, या तो वो जमींदार से पैसे मांगेंगे या तो वो मनी लेंडर से मांगेंगे, तो दोनों जगह पे एक्सप्लॉइट हो रहे थे। जमींदार रेंट ज्यादा ले रहा था, मनी लेंडर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा था। क्लियर हुआ डेक्कन राइट्स? ये तीन जो अभी हमने किए ना, पबना, डेक्कन राइट्स और इंडिगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके रिजल्ट आए हैं, गवर्नमेंट ने इनके बाद चेंजेस लाई है। क्लियर? अब हमने गांधीयन फेस वाली कर ली थी ना, एक दो रहती है, ठीक है, बरदोली और ऑल इंडिया किसान सभा करेंगे जो आज भी है, ठीक है, और एक मूवमेंट है तेभागा। अब हमारी है पीजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। जिसमें हमने चंपारण, खेदा और एका मूवमेंट कर ली है। अब हम शुरू करेंगे बरदोली सत्याग्रह। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कैसा प्रोटेस्ट होगा, नॉन वायलेंट। 1928 क्या हुआ था इस टाइम पे? कांग्रेस का कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, गांधी जी जेल में थे।
हाँ, बस वही 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 वहीं पे आना था। क्या था उस रेजोल्यूशन के तहत के अंदर? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉर द अवेयरनेस अमंग मासेस, और एक और कैंपेन था, नो टैक्स नो रेंट। आया याद? तो ये सत्याग्रह उसी के अंडर किया गया था, इन दी बरदोली रीजन ऑफ गुजरात, ड्यू टू एक्सेसिव लैंड टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड ये भी सक्सेसफुल हुआ बिकॉज ब्रिटिश रिड्यूस्ड द टैक्स स्लैब्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स का जो बर्डन था वो खत्म हो गया। एंड द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आ जाएगा यार, ठीक है। अब इससे पहले हुआ क्या था, 1925 में मूवमेंट क्यों हुई थी? 1925 में बहुत ज़्यादा फ्लड और फमाइन आ गया था बरदोली वाले एरिया में, जिस वजह से क्रॉप यील्ड जो है वो कम हो गई थी। पर बॉम्बे की प्रेसिडेंसी ने टैक्स रेट 22% उस टाइम पे बढ़ा दिया। 22% टैक्स बढ़ा दिया। क्रॉप उगे नहीं है, पीजन के पास पैसा नहीं है, और उन्होंने 22% बढ़ा दिया। तो पीजन्स उनके पास आराम से जाते हैं कि आप प्लीज कम कर दो, हम पे नहीं कर सकते, पर गवर्नमेंट नहीं मानती। तो 1928 में पीजन्स वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप आओ और हमारे पास सत्याग्रह, हमारे यहाँ पे आके सत्याग्रह करो। तो वल्लभ भाई आते हैं एंड ये सत्याग्रह करते हैं, जिसको हम बरदोली सत्याग्रह बोलते हैं। ही वॉज सक्सेसफुल। क्लियर हुआ? ठीक है। अब गांधी जी जेल में थे, गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी was supporting this movement through his magazine known as यंग इंडिया। गांधी जी ना जेल से एक मैगजीन लिखते थे, यंग इंडिया, और इस मैगजीन में इन्होंने इस मूवमेंट के तरफ सपोर्ट किया। कैंपेन्स हुए, लोगों ने रैलीज निकाली, स्पीचेस दिए एक जगह जगह पे जाके, और लोगों ने कसम खाई भगवान के नाम पे कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा रेवेन्यू जो है वो खत्म या कम नहीं होता। जो लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, जमींदार आ जाएंगे ब्रिटिशर्स को प्रोटेक्ट करने, तो जमींदार को सोशली बॉयकॉट कर दिए, उनको गुड्स भी बेचना बंद कर दिए, आटा चावल कुछ भी बेचना उन्होंने उनको बंद कर दिया। और जब भी अब ब्रिटिशर्स तो रिप्रेस करेंगे, तो ब्रिटिशर्स मार्केट्स आते थे तो वो क्या करते थे, सारे गुड्स उठा के चले जाते थे। तो ब्रिटिशर्स को कभी वो लोग मिले ही नहीं, क्योंकि जैसे ही उनको न्यूज आ जाती थी ब्रिटिशर्स की आने की, तो वो एरिया छोड़ के भाग जाते थे। तो ब्रिटिशर्स इस रिवॉल्ट को रोक नहीं पाए, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले किया कि प्रोटेस्ट तो उन्होंने लीड किए ही किए, साथ साथ में उन्होंने बॉम्बे की प्रेसिडेंसी से नेगोशिएशन करने की कोशिश की, और उनको बोला कि आप अपना डिसीजन जो है रिगार्डिंग दी इंक्रीज इन टैक्स रेट वो बदल दो। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बात उन्होंने नहीं मानी, एंड ही लेड दी बरदोली सत्याग्रह एट अ लार्जर स्केल इंक्लूडिंग वुमेन, एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ही गॉट द टाइटल ऑफ सरदार। वल्लभ भाई पटेल है ना वो, इस मूवमेंट के दौरान उनको सरदार का टाइटल मिला, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ही लेड। एंड टाइटल किसने दिया? वुमेन ने। क्लियर हुआ यहाँ तक? एंड फाइनली बॉम्बे की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने नेगोशिएशन कर लिया, एंड इन्होंने गवर्नमेंट ने तय किया एक कमीशन बिठाने का, जिसको बोलते हैं मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, जिसने ये तय किया, जिसको बेसिकली बुलाया गया इंक्वायर करने के लिए। एंड इस कमीशन के रिकमेंडेशन पे उन्होंने 6.03% टैक्स कम कर दिया, मतलब टैक्स को 6% से और ज़्यादा कम कर दिया, और जो लैंड उन्होंने ले ली थी वो वापस पीजन्स को दे दी। तो कहीं ना कहीं दिस सत्याग्रह हेल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल टू गेट एन इमेज ऑफ ए नेशन वाइड लीडर। क्लियर हुआ? तो यहीं से हमें पता चलता है कि उनकी नेगोशिएशन कितनी स्ट्रांग थी, कि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई नेगोशिएट नहीं कर पाता था, बट ही डिड एंड ही वाज सक्सेसफुल। जहां पे उन्होंने 22% रेंट बनाया था, उन्होंने कम करवा दिया 6% से। क्लियर हुआ बरदोली सत्याग्रह? तो बरदोली सत्याग्रह वाज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ मेजरली 1950 to 30 के बीच में जो ईयर्स है, जब गांधी जी जेल में थे और कोई और मूवमेंट नहीं हो रही थी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल पीजन्स की मूवमेंट को लीड कर रहे थे। हमने देखा था ना, जवाहरलाल नेहरू भी एक मूवमेंट कर रहे थे
महाराष्ट्र में नो टैक्स नो रेंट, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था जब गांधी जी वापस आए। तो इस तरीके की मूवमेंट पर्टिकुलर लीडर्स ने लीड की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ बरदोली सत्याग्रह? ऑल इंडिया किसान सभा, ये आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, 1936, ठीक है। ये शुरू हुई थी बिहार में अंडर द लीडरशिप ऑफ सहाजानंद सरस्वती, इन्होंने ये मूवमेंट लीड की थी। इन्होंने सबसे पहले बनाया बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, सबसे पहले ये बनी, ताकि 1929 में ये बनाई गई थी। बैकग्राउंड है ये ऑल इंडिया किसान सभा का, ताकि वो पीजेंट्स को इकट्ठा करके जमींदार के खिलाफ रिवॉल्ट कर सके। पर जैसे जैसे बिहार में रिवॉल्ट होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता वो रिवॉल्ट हर देश के हर कोने में फैलने लगे एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा। और किसने बनाई थी ये? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। हर पॉलिटिकल पार्टी की ना विंग्स होती है, कुछ ट्रेड यूनियंस की होती हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होती है, वैसे पीजेंट विंग्स भी होती थी, फार्मर विंग्स, ठीक है। तो उसी तरीके से आईएनसी की जो सेशन थी, लखनऊ सेशन ऑफ 1936, ये हुई थी अप्रैल में, ठीक है। इस सेशन के दौरान आईएनसी ने ऑल इंडिया किसान सभा की फॉर्मेशन की थी विद स्वामी सहाजानंद सरस्वती एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो जब ये सभा प्रैक्टिस में आई और इन्होंने आगे जाके इलेक्शंस में कैंपेन करना शुरू किए। कौन से इलेक्शन हुए थे? 1936 में सभा बन गई है, यस, प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937, जिसमें इस सभा ने पार्टिसिपेट किया था और एक मैनिफेस्टो निकाला था अपने, और इनका एक बैनर था रेड फ्लैग। रेड फ्लैग को ये बैनर के तौर पे यूज करते थे, और इनके मैनिफेस्टो में जो मेजर डिमांड थी वो क्या थी? जमींदारी सिस्टम को खत्म कर देना। सबसे बड़ी डिमांड इनकी यही थी कि जमींदारी सिस्टम ही खत्म कर दो। जब वो सिस्टम खत्म हो जाएगा तब हमारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। सेकंड डिमांड क्या होगी? अब हमने प्रॉब्लम पढ़ी ना, अब डिमांड बताओ। जमींदारी खत्म कर दो, और लैंड रेवेन्यू कम कर दो, और तीसरी सोचो अब, तीसरी क्या हो सकती है? तीसरी थोड़ी नई और मॉडर्न डिमांड है। चलो मनी लेंडर्स के रिलेटेड है, ये नहीं बोलना मनी लेंडर्स खत्म कर दो, अभी भी है हमारे देश में। और आगे आहिस्ता से अच्छे से कैसे लिखोगे, कैसे बोलोगे उसको? टू इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट, क्या मतलब? वो बैंक्स बनाओ और ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाओ जो प्रॉपरली ऑफिशियली रिकॉर्ड्स के साथ पीजेंट्स को या फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करे एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज भी हमारे देश में बैंक्स हैं स्पेशली किसानों के लिए। कौन कौन से हैं? ग्रामीण बैंक और मेजर जो है नबार्ड, ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसके भी वो होते हैं, लेवल्स हैं उसके, ठीक है। तो नबार्ड इज द वन which manages the credit facilities at lower rate of interest for the Indian farmers। क्लियर हुआ? तो इनकी ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लीडर्स है। राम मनोहर लोहिया इस पार्टी का पार्ट थे। तो अब इस पार्टी का क्या ऑब्जेक्टिव था? लैंडलॉर्डिज्म खत्म कर देना, फ्री लैंड। अब जब हमारे देश में लैंड रिफॉर्म आए उसके बाद पीजेंट्स को फ्री में लैंड बांटी गई, तो इस सभा ने वो चीज़ पहले ही डिमांड करना शुरू कर दी थी, और रूरल मासेस को डेवलप करना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, और जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन उनके खिलाफ होती है वो खत्म करना। बट आफ्टर द 1937 इलेक्शन
एंड ड्यूरिंग द आफ्टर द इलेक्शन कांग्रेस जीत गई, इनके बीच में रिफ्ट हो गया, कांग्रेस को अच्छी सीट्स मिली 8 प्रोविंसेस में, ठीक है। उन्होंने लेजिस्लेशन भी लाए, बंगाल में लेजिस्लेशन लाए जहाँ पे अब लैंड जो थी वो ओनर बन चुके थे पीजेंट्स, बट कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो खुद जमींदार थे, और इस वजह से क्लास क्लैश हो गया। जैसे पहले हिंदू और मुस्लिम्स का हुआ था, कौन सा हुआ था, जब वो नॉन रिस्पॉन्सिव्स और रिस्पॉन्सिव्स में बट गए थे, ठीक है। तो इस वजह से कांग्रेस में कुछ जो लीडर्स थे वो जमींदार थे, ये कुछ और चाहते थे, वो ऑब्वियसली जमींदारी तो खत्म होने नहीं देंगे, इस वजह से इनके बीच में एक रिफ्ट आ गया। एंड इनको लगा कि वो सारी चीजें जो हमें सपने दिखाए हैं गांधी जी ने या नेहरू जी ने वो खत्म, वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये जमींदार जो हैं, जो हमारे खुद के ही लीडर्स बने हुए हैं, वो हमेशा उस इम्प्लीमेंटेशन के बीच में एक हर्डल बन के रहेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस से इनको फेलियर मिला और इनको पीजेंट्स को लगा कि कांग्रेस ने हमें डिसइल्यूजन में रखा है, और ये धोखा उनको फील हुआ। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई तो उन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने करने के लिए बोला था, बट दे डिड नॉट सपोर्टेड द मूवमेंट, ठीक है। एंड एट द हरिपुरा सेशन द स्प्लिट बिकेम एविडेंट एंड दे सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आहिस्ता आहिस्ता पीजेंट मूवमेंट अगर क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। याद है हमने क्विट इंडिया मूवमेंट में किया था कि कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे जो किस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप को। यहाँ तक समझ आया कांग्रेस के साथ क्यों रिफ्ट हुआ? आफ्टर दैट इन मई 1942 इन्होंने इससे पहले काफी ज्यादा सपोर्ट किया सोशलिस्ट पार्टीज को और कम्युनिस्ट पार्टीज को, एंड इवेंचुअली दे सीपीआई, याद है सीपीआई क्या होती है? Communist Party of India took over the All India Kisan Sabha all across the country. क्लियर हुआ यहाँ पे? यहाँ तक समझ आया? पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, सीपीआई का हिस्सा क्यों बने, उसके बाद सीपीआई में भी स्प्लिट आया था, मैंने बताया था ना सीपीआई में भी स्प्लिट है। यस, सीपीआई एंड सीपीआई एम। क्लियर हुआ? और उसी वजह से इनके बीच में भी ऑल इंडिया किसान सभा में भी स्प्लिट आ गया। आधे लोग उधर जाएंगे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, और आधे लोग वहीं पे रहेंगे जहाँ पे वो पहले थे। एक बन गई ऑल इंडिया किसान सभा पीजेंट विंग, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पीजेंट विंग। एक बन गई ऑल इंडिया किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पीजेंट फ्रंट, और इसको आज के टाइम पे ऑल इंडिया किसान सभा बोला जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे कैसे बनी, कैसे स्प्लिट आया और कैसे कैसे इनकी डेवलपमेंट हुई? ये आज भी एग्जिस्ट करती है और आज हम इस वाली को ऑल इंडिया किसान सभा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। तो मूवमेंट आफ्टर गेटिंग अवे फ्रॉम द कांग्रेस, movement was more evident and inclined toward the communist and the socialist ideology, and eventually कांग्रेस ने इनकी मेंबरशिप आना खत्म कर दिया। हरिपुरा सेशन के दौरान कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया अब कोई भी ऑल इंडिया किसान सभा का बंदा कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को भी सपोर्ट नहीं किया, और कम्युनिस्ट पार्टी वॉर को सपोर्ट कर रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 को, इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर 2 को सपोर्ट किया, और आज तक ये फार्मर्स के भले के लिए, बेनिफिट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए इंडिया में एग्जिस्ट करती है और काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ऑल इंडिया किसान सभा कोई मूवमेंट नहीं थी पर आज भी है, और कैसे कैसे डेवलप हुई इसलिए मैंने कराया, ठीक है। कोई डाउट? ये कौन सा? सीपीआई मैंने ऐसे ही बताया था। किसने बताया था? क्विट इंडिया मूवमेंट कराते हुए। हाँ मुझे याद है, क्विट इंडिया मूवमेंट कराते हुए जब मैंने तुम लोगों को बताया था कि सीपीआई वगैरह क्यों नहीं सपोर्ट किया, उस टाइम पे मैंने बताया था सीपीआई आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज डिवाइडेड इनटू सीपीआई एंड सीपीआई एम। एम इज द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। कुछ लोग मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से अलग हो गए क्योंकि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाज वे मोर रेडिकलाइज्ड एंड अ लिटिल वायलेंट एंड एग्रेसिव आल्सो।
ठीक है, ये जो टॉपिक है, अगर तुम लोग 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक खोलोगे, उसमें एक चैप्टर, सही मैं बता देती हूँ, उसमें एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। उसमें हर पुरानी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, हर एक पार्टी का सिंबल, फाउंडर, फाउंडिंग डेट, सब कुछ दिया है। साथ साथ में वो कर लो, है ना, क्योंकि अगर तुम लक्ष्मीकांत सीधा कर रहे हो तो फिलोसफी तो नहीं की है तुमने अभी, ठीक है, तो तुम 9th-10th की टेक्स्ट बुक पढ़ लो साथ साथ में, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में दिया और तुम्हें हेल्प हो जाएगी, ठीक है, इनके सिंबल वगैरह यू नेवर नो, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दो। नेक्स्ट भी है तेभागा मूवमेंट। अब कुछ मूवमेंट है जो इंडिपेंडेंस के दौरान उसके बाद हुई थी 2-3, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तेभागा मूवमेंट, आजाद तो हो रहे थे पर पीजेंट्स तो सफर कर रहे थे ना, तो इट वाज अ मूवमेंट लेड बाय दी पुअर पीजेंट्स एंड द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? कुछ ऐसा भी होता है, दो तरीके के शेयर साथ में, क्रॉपर जो ग्रो कर रहा है, जब एक ही लैंड पे डिफरेंट पीजन साथ में ग्रो कर रहे हैं उनको हम शेयर क्रॉपर बोलते हैं। एक वो जो इसने बताया जो आधा जमींदार को दे देते हैं, ठीक है, या अपने मतलब मैंने अपने लैंड पे 2-3 लोग रख लिए, वो प्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा सा अपने पास रखेंगे एक एक करके और थोड़ा सा वो मुझे दे देंगे, ठीक है। सो इट वॉज लेड बाय दीज अगेंस्ट द ऑपरेसिव जोटेदास। हर जगह पे अलग अलग नाम है जमींदास वगैरह का, वैसे बंगाल्स में जोटेदास एक क्लास थी रिच पीजेंट्स की, याद है, इन्होंने उसको सपोर्ट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमने किया था ना, पुअर पीजेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया था और रिच पीजेंट्स ने किया था। तो रिच पीजेंट्स कौन से थे? जोटेदास, ठीक है। जोटेदास ने ये के अगेंस्ट ये मूवमेंट लीड की गई थी। और इस केस में क्या हुआ, अब लैंडलॉर्ड क्या बोलते थे कि 2/3 जो लैंड का प्रोड्यूस है वो आप रखो और 1/3 किसको दे दो? मुझे दे दो। ज्यादा मांग रहे हैं, काम तो कुछ कर नहीं रहे, तो इस वजह से इन्होंने ये चीज लीड की थी, तेभागा, इसलिए इस मूवमेंट को तेभागा बोला जाता है। तेभागा का मतलब होता है 3 शेयर, ते 3 भाग शेयर, इसलिए इस मूवमेंट को तेभागा बोला जाता है, क्योंकि शेयर क्रॉपर्स ने बोला कि हमें 50-50 चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। और शेयर क्रॉपर्स को बंगाल में उस टाइम पे बोला जाता था बरगादार्स। सो जोटेदार्स विद द रिच पीजेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स विद द बरगादार्स, जो जोटेदार्स की लैंड पे ऑन दी रेंटेड लैंड पे काम करते थे। जोटीदास उनके हाई रेवेन्यू लेते थे, लैंड को, मार्केट को, और पीजेंट को भी कंट्रोल करते थे। वो मार्केट को भी कंट्रोल करते, किस प्राइस पे बिकेगा, लो होगा, कम होगा, कैसे बिकेगा। तो सितंबर 1946 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी बंगाल में, बंगाल प्रोविजनल किसान सभा, जिन्होंने पीजेंट्स को बुलाया और उनको बोला कि हम अब इसके खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे। एंड एक कमीशन आया था इससे पहले, फ्लाउड कमीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। इस कमीशन ने ये बोला था कि रेंट जो है वो आप कम कर दो, 1/3 कर दो, उनको इतना एक्सप्लॉइट ना करो। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फेमाइन भी आया, पीजेंट्स के ग्रीवांसेस जो थे वो बढ़ते गए, उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो डिटोरिएट होती रही, तो किसी ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। एंड इवेंचुअली ये लेड टू द तेभागा मूवमेंट ऑफ 1946, जिसके लीडर थे, सिंपल नाम नहीं रख सकते थे इनके लोग, कमप्राम सिंह एंड भवन सिंह, ठीक है। तो ये 2 लीडर्स थे इस मूवमेंट के, जिन्होंने ये मूवमेंट लीड की थी इन सम एरियाज ऑफ बंगाल एंड मेनली इन रंगपुर, दिनाजपुर, 24 परगनास, जेसोर जैसे एरियाज में सबसे ज्यादा हुई थी। एंड इट इन्वॉल्व, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जा रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तो क्लैशेस होंगे नहीं, किसके साथ होंगे क्लैशेस? जोटेदार्स के साथ, उनके अगेंस्ट मूवमेंट थी। मूवमेंट वायलेंट हुई, जोटेदार्स भागने लगे और लैंड जो है वो किसान सभा को मिल गई।
एंड इन 1947 अ बिल वॉज पास, एक टेम्पररी बिल था, द बंगाल बारगादास टेम्पररी रेगुलेशन बिल, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रूल कर रही थी तो उन्होंने एक टेम्पररी बिल पास किया जिसमें उन्होंने शेयर क्रॉपर्स की जो डिमांड्स थी वो एक्सेप्ट कर ली। पर 1950 तक मूवमेंट चलती गई और जब 1950 में प्रॉपर परमानेंट बिल आया, बरगदारी एक्ट ऑफ 1950, जिसमें उनकी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया और उनके जो शेयर क्रॉपर थे उनको 2/3 हिस्सा प्रोवाइड कर दिया एंड फाइनली द मूवमेंट एंडेड। क्लियर हुआ? कोई डाउट तेभागा मूवमेंट में? तो इट एंडेड आफ्टर आवर independence, the first peasant movement which began before independence and ended after independence. Clear? Next we have Telangana revolt. मिटा दो? to 52 सेम अगेंस्ट द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, जिसको वहां पे बोला जाता था जागीरदार्स एंड देशमुख। ये दो क्लासेस थी वहां पे पीजेंट्स की, जो वहां लैंडलॉर्ड्स की जो पीजेंट को एक्सप्लॉइट करती थी ड्यू टू हाई टैक्सेस, और पीजेंट से फोर्सफुली ज्यादा टैक्सेस लेती थी, फोर्स्ड लेबर करवाती थी, और यहाँ पे फोर्स्ड लेबर को बोलते हैं वेत्ती। ठीक है, जगह बदल गई, नाम बदल गए। हमारे यहाँ पे अलग नाम होंगे, महाराष्ट्र में चीजों के अलग नाम है। तो यहाँ पे फोर्स्ड लेबर को बोला जाता था वेत्ती। तो उस टाइम पे आईएनसी और कुछ लोकल पार्टी थी, आंध्र जनसंघ, आंध्र महासभा, जिन्होंने इस इश्यू को रेज किया बिफोर दी गवर्नमेंट और एक कमीशन बिठाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जागीर रेयोत संघम, जागीर रेयोत संघम। ठीक है, जागीर अमानत, रेयोत पीजेंट, संगम कॉन्फ्लुएंस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक प्रेशर ग्रुप जैसा बनाया गया पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, और इस प्रेशर ग्रुप ने गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट या प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप पीजेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करो और जागीरदार की एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करो। तो उस टाइम पे यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर हो गया जागीरदार वगैरह के अगेंस्ट। और इस टाइम पे अब सीपीआई में स्प्लिट क्यों आया? बिकॉज सीपीआई सपोर्टेड सच मूवमेंट बाय प्रोवाइडिंग देम विद आर्म्स। सीपीआई ने इन लोगों को आर्म्स वगैरह, सीपीआई ने बहुत बार ये किया है, काफी मूवमेंट में लोगों को आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उनके अंदर स्प्लिट भी आ गया था। ठीक है, एंड फाइनली वेत्ती को खत्म कर दिया गया, लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और जो बचा खुचा कर्जा था वो माफ कर दिया गया। क्लियर हुआ? तेलंगाना रिवॉल्ट, दिस वाज योर लास्ट मूवमेंट। क्लियर? सारी मूवमेंट समझ आइए? दो मूवमेंट है जो आजादी की बात हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल पीजेंट मूवमेंट का ऑन द सोसाइटी? ओवरऑल तुमसे पूछूं तो क्या हुआ होगा? अब आजाद हो गए हैं हम। ठीक है, अवेयरनेस अमंग दी पॉपुलेशन। सेकेंड, पीजेंट जो थे, जितने भी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ही देख लो, तो सबसे पहले फार्मर्स ने ही उस रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया था इन वेस्टर्न यूपी और पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट, एग्रेरियन मूवमेंट जो इंडिया में हुई है उसने कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड क्लास को खत्म कर दिया। अगर नहीं हुआ होता तो शायद लैंडलॉर्ड्स आज भी हमारे देश में होते। और नेशनलिज्म बढ़ाया, और जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उनकी आवाज सुनी भी गई, जैसे इंडिगो रिवॉल्ट, डेक्कन राइट्स, पबना एग्रेरियन लीग एक्सेट्रा। और यूनिटी,
पीजन्स को यूनाइट किया बाकी क्लासेस से, और लास्ट इज उनको अवेयर किया उनकी लीगल राइट्स के बारे में। क्लियर? ये थी तुम्हारी पीजेंट मूवमेंट और ये आज खत्म हो गई। अब हम करेंगे क्या शुरू करें? अब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, एजुकेशन या कम्युनलिज्म? हम शुरू करेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट होती है ये? जिनमें वायलेंस का यूज किया जाता है टू गेन इंडिपेंडेंस। ठीक है। सेकंड, टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को डराने की कोशिश इस मूवमेंट में की गई थी। और द पीपल हु वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर ओन लाइफ बाय द for the motherland and who wanted freedom as soon as possible। तो हम दो फेजेस में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को स्टडी करते हैं। फर्स्ट फेज 1897 to 1917 एंड सेकंड फेज 1917 to 1928। ठीक है, इस तरीके से हम फेजेस में स्टडी इसको करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट फेज, दैट इज 1897 to 1917। ठीक है, क्या रीजंस होंगे इस फेज के? किए हुए हैं हमने। वो तो एक्सट्रीमिस्ट फेज का रीजन बता रहे हैं। और ध्यान से डेट देखो। बताया था ना मैंने, बाल गंगाधर तिलक वगैरह जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनके इन्फ्लुएंस में आके अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ जॉइंड द नेशनल मूवमेंट, बट दीज लीडर्स फेल्ड टू यूटिलाइज देयर एनर्जी, सो दे टुक द पाथ ऑफ वायलेंस। ये करवाया था। सेकंड रीजन इज आया याद, वॉर इथोपिया और जापान वाला, जिसमें इथोपिया ने किसको डिफीट किया था? इटली को। जापान ने which dismissed the myth of invincibility of Europeans और superiority of Europeans। ये थे आपके फर्स्ट फेज के रीजन। अब सेकेंड फेज के क्या रीजन होंगे? फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड इट्स सडन विड्रॉल, जिसकी वजह से लोगों के मन में निराशा आई एंड लोग बड़े एनर्जेटिक थे, एंथुसियास्टिक थे एंड दे वर वेरी keen to gain freedom, so they took the path of violence। And second is आया याद, Russian revolution which inspired revolutionary, especially फ्रेंच रेवोल्यूशन भी लिख लो। रशियन रेवोल्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि भगत सिंह इससे इंस्पायर थे। He was one of the greatest revolutionaries and freedom fighters our history had। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या थी दोनों फेजेस में? ऑब्जेक्टिव फ्रीडम, ठीक है। और क्या सिमिलैरिटीज थी? मीन्स वायलेंस, फोर्स, और तीसरी थी ब्रिटिशर्स को डराना।
अब डिसिमिलैरिटीज क्या थी दोनों में? हमने डिसिमिलैरिटीज ये थी कि पहले फेज के लीडर्स को आगे के भविष्य का या फ्यूचर का कोई विजन नहीं था, बट रेवोल्यूशनरीज ऑफ द सेकंड फेज लाइक भगत सिंह had a clear vision that they want a socialist government, they want a republic and a democratic form of government. सेकंड में क्या था? इंडिविजुअल हीरोइज्म ज्यादा था. इंडिविजुअल हीरोइज्म का क्या मतलब हुआ? लोग अकेले कर रहे थे, ग्रुप्स नहीं बन रहे थे. बट इन द सेकेंड फेज वी विल सी कि बहुत सारे ग्रुप बने, HRA, HSRA, तो वो सारे ग्रुप सेकेंड फेज में बने, पहले फेज में कोई भी ग्रुप नहीं बने थे. नेक्स्ट डिसिमिलैरिटी ये थी कि फर्स्ट फेज में कोई भी वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिली, बट इन द सेकेंड फेज वी हैव विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ द मूवमेंट इन द रेवोल्यूशनरी क्लैशेस. जैसे कि हमारे दुर्गा भाभी थी, कल्पना दत्त एंड प्रीतिलता वाद्या. ठीक है, फर्स्ट फेज में लोगों ने बाहर से हेल्प लेने की कोशिश की, बट सेकंड फेज में ऐसी कोई हेल्प उन्होंने नहीं ली. क्लियर हुआ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज? तो ऑब्जेक्टिव सेम था पर करने का तरीका अलग था, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, एजुकेशन बढ़ते जाएंगे और इंटरनेशनल इवेंट बढ़ते जाएंगे. तो लोग सेकेंड फेज में लोग ये रियलाइज कर चुके थे कि उनको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, एक रिपब्लिक चाहिए और एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट चाहिए. क्लियर? अब हम करेंगे फर्स्ट फेज ऑफ द रेवोल्यूशन एंड इट्स बिगिनिंग. तो सबसे पहले रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हुई थी महाराष्ट्र में. ठीक है, महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट जहां पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी. एक कम्युनिटी थी चित पावन ब्राह्मण्स, एक कम्युनल ग्रुप था, कम्युनिटी थी जिन्होंने सबसे पहले हमारे देश में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू की थी. यहाँ तक समझ आया? चित पावन ब्राह्मण्स were the first community to begin the revolutionary movement in India. Then in 1879 revolutionary रामोसी पीजेंट, एक जगह है रामोसी पीजेंट्स थे महाराष्ट्र में जिन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू की. और किसने की थी? वासुदेव बलवंत फटका उनका नाम था, जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू की थी 1879, जिस मूवमेंट के तहत उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत्म करने की कोशिश की थी आर्म रिवॉल्ट से, बट उनको अरेस्ट कर लिया गया और महाराष्ट्र से डिपोर्ट कर दिया गया. डिपोर्ट करके वो कहाँ भेजते थे? काला पानी जेल ज्यादातर. ठीक है, सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. अभी एक प्रॉपर तरीके से नहीं हुई पर एक शुरुआत हो चुकी थी. देन केम, मिटा दो, बाल गंगाधर तिलक. ही ऑर्गेनाइज्ड कौन से फेस्टिवल्स? गणेश एंड शिवाजी फेस्टिवल टू मोबिलाइज द पीपल और टू ट्रेन द यूथ इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. क्लियर हुआ यहाँ तक? देन हमारी एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन, एक मेजर जो ग्रुप था जो महाराष्ट्र में बना था, उसको हम बोलते हैं व्यायाम मंडल. 1896 to 97 बाय चापेकर ब्रदर्स. दो ब्रदर्स थे जिनको बोला जाता है चापेकर ब्रदर्स, दामोदर हरिचंद एंड गणेश हरिचंद, जिन्होंने मिलके ये व्यायाम मंडल बनाया था. एंड ऑन 22 जून 1897 दे अटैक्ड दी लेफ्टिनेंट प्लेग कमिश्नर. एक प्लेग आया था उससे पहले महाराष्ट्र में, तो उसके लिए कमिश्नर आया था उस प्लेग को हैंडल करने के लिए, उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए. तो उस कमिश्नर ने कुछ ज्यादा रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की थी, तो उन्होंने उस कमिश्नर को अटैक कर दिया. और एक लेफ्टिनेंट था आयर्स्ट, उसको भी अटैक कर दिया. एंड दिस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर इन इंडिया. क्लियर? इन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड को और उसके लेफ्टिनेंट को मार दिया. And the first political murder in India committed by the Indians, that were the Chapekar brothers, Damodar Harichand and Ganesh Harichand. और ये चीज को सपोर्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर में. क्या नाम था न्यूज़पेपर का? केसरी. एंड उसके बाद उनको 18 महीनों की सजा
सुनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था। क्लियर हुआ ये वाला चापेकर ब्रदर्स वाला। तो हुआ क्या था, प्लेग कमिश्नर जब आया था, रिफॉर्म सोचा था लोगों ने रिफॉर्म होगा, पर उसने कुछ किया नहीं, तो उन्होंने उसको मार ही दिया। ठीक है, क्लियर है, मिटा दूं, आगे बढ़े। ठीक है, तो एक और चीज, उस टाइम पे प्लेग कमिश्नर ने जो रैंड था वो बहुत गलत आदमी था। उसने क्या किया था, एक तो प्लेग आया है, लोग सफर कर रहे हैं, अब उन्होंने अपने आप को बचाना था प्लेग से, तो उन्होंने क्या किया, लोगों के घर में घुसना शुरू, अपने सोल्जर्स भेज दिए जो लोगों में घर में घुसते थे और उनको अरेस्ट कर लेते थे जिनको प्लेग हुआ होता था। ठीक है, और हमारे में क्या होता है, फ्यूनरल करना जरूरी होता है, उन्होंने फ्यूनरल करने से भी मना कर दिया। सो दैट वाज अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। एक तो उनके लोगों के घर में घुस रहे हैं, लोगों को चेक करने के, जैसे कोविड आया, गवर्नमेंट ने अच्छे से हैंडल किया, गवर्नमेंट भी ऐसी चीज करती तो गलत हो जाता, हम सारे रिवॉल्ट करते, तो ये सारी चीजें उन्होंने दी, तो ये चीजों की वजह से इनको मार दिया गया। क्लियर हुआ, जैसे कोविड के टाइम पे तो फ्यूनरल्स बंद हो गए थे ना इनिशियली, लोगों को इलेक्ट्रोक्यूट करके जलाया जाता था, क्योंकि वायरस है ना, पर ऐसे ऐसे वायरस तो जल जाता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है फायर में, तो वो क्योंकि तब एनालिसिस नहीं ना हो पाई थी कोविड की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर 1899 में एक और चीज बनी, मित्र मेला। मित्र मेला वॉज फॉर्म्ड, जो बाद में बन गया अभिनव भारत in 1904. Mitra Mela was another revolutionary organization formed and which turned into Abhinav Bharat in 1904, and this was the first organized revolutionary activity. पहली बार प्रॉपर प्लानिंग करके और ऑर्गेनाइज करके एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कंडक्ट की गई थी सावरकर ब्रदर्स। सावरकर ब्रदर जिनके नाम थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, एंड एक इटली में यंग इटली सुना है? एक बंदा था गजुपी मजीनी, ठीक है, मेजर लीडर ऑफ इटली, उसने एक अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई थी इटली में, यंग इटली, इटली को यूनाइट करने के लिए। इटली में प्रॉब्लम क्या थी, हैब्सबर्ग एम्पायर था और बड़े सारे एम्पायर थे, और इटली ना डिवाइडेड था अलग अलग एम्पायर्स के अंदर, और एक ही प्रोविंस था जहाँ पे एक इटालियन प्रिंस था, सार्डिनिया पिडमोंट, अलग अलग प्रोविंस थे, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग रूलर था, तो हर कोई इटली को यूनाइट करना चाहता था, एंड गुजुपी मजीनी वाज द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ दिस, और उस चीज के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी यंग इटली, तो वही ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर होके सावरकर ब्रदर्स, दैट इज गणेश दामोदर सावरकर एंड विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत बनाया। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, उसके बाद अभिनव भारत का एक बंदा था आनंद कनाहर, आनंद कानाहर, इसने क्या किया, असैसिनेट कर दिया नासिक के एक मजिस्ट्रेट को, उसका नाम था AMT जैक्सन, मजिस्ट्रेट था, उसको जाके मार दिया। इस वजह से अभिनव भारत के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया और एक केस लगाया गया नासिक, अब केस याद रखना है, ठीक है, नासिक कॉन्स्पिरेसी case in which under which Anand Kanahar was hanged and Ganesh Damodar Savarkar was given life imprisonment and deported to Andaman and Nicobar Island, और जो हमारे दूसरे थे विनायक दामोदर सावरकर ही फ्लू, वो बच गए थे, पर गणेश दामोदर सावरकर को लाइफ टाइम यानी कि पूरी उम्र की जेल सुना दी गई थी, और आनंद कानाहर was hanged, तो he was the first revolutionary to be hanged। क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट समझ आया? ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, पहला केस है नासिक कॉन्स्पिरेसी और पहला रेवोल्यूशनरी है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, ये थी आपकी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र, जिसमें हमारा मेजर है चित्पावन ब्राह्मण्स, बाल गंगाधर तिलक, व्यायाम मंडल और अभिनव भारत। ठीक है, मिटा दूं? नेक्स्ट वी हैव रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। ठीक है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बंगाल में एक समाज था, बराद्र होक
समाज एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो एजुकेटेड लोगों ने बनाई, लर्नड पर्सन्स ने बनाई थी। उन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू की थी बंगाल में। देन अनुशीलन समिति, अनुशीलन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस एंड द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल, जिसकी 2 ब्रांचेस थी, ढाका एंड दूसरी कौन सी होगी, कैलकाटा। 2 क्यों बनानी पड़ी, बंगाल बड़ा था, डिवाइड कर दिया था उसको, ठीक है। तो ढाका में ब्रांच बनी 1904 में और कलकत्ता में बनी 1907 में। कलकत्ता में बनाई थी बरिंद्र कुमार घोष और विपिंद्र दत्त ने, और ढाका में बनाई थी पी मित्र और पुलिन बिहारी दास ने। एंड दिस वाज द मोस्ट फेमस रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। क्लियर? देन another party was formed known as Yogendra Party. Yogendra Party in 1906 because, और इस ये पार्टी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एक बंदा था हेमचंद्र दास, और इन्होंने उसको पेरिस भेजा था मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने किसी मेंबर को बाहर के देश में भेजा था किसी ट्रेनिंग पर्पस से। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? पॉइंटर्स ही है सारे, क्रैमिंग और अगर समझ ऐसे लर्न भी हो जाता है, वो कुछ नहीं है, पर थ्योरी कम है। तो 30th अप्रैल 1908 को पहली एक ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की गई बंगाल में। खुदीराम बोस एंड ड्रफुला चंद्र चाकी, ये 2 लोग थे जिन्होंने किंग्स फोर्ट, जो उस टाइम पे मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे, उनको मारने की कोशिश की थी बाय थ्रोइंग बॉम्ब। मारने की कैसे कोशिश की? वो एक कैरेज में ट्रैवल करते थे, उस कैरेज पे उन्होंने बॉम्ब फेंका टू किल हिम, बट वो बच गए बिकॉज वो उस टाइम पे कैरेज में प्रेजेंट ही नहीं थे। उसमें 2 लेडीज थी, ब्रिटिश लेडीज, और वो मारी गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करेगी, तो चंद्र चाकी ने तो खुद को गोली मार ली, वो नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स के हाथों में अरेस्ट होना। बट खुदीराम बोस वॉज अरेस्टेड एंड ट्राइड अंडर कौन सा केस होगा यहाँ पे? कहाँ का मजिस्ट्रेट था? मुजफ्फरपुर का। तो केस कौन सा होगा? मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, एंड ही बिकेम द यंगेस्ट revolutionary to be hanged because he was only 15 years old. तो एक और पॉइंटर बन गया। कॉन्स्पिरेसी कौन सी है? मुजफ्फरपुर। कब हुई? 30 अप्रैल 1908। किसको मारने की कोशिश की? किंग्स फोर्ट को। कौन था वो? मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट, पर इसको अरेस्ट कर लिया गया। ही बिकेम द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड। और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर अरविंदो घोष और बरिंद्र घोष दोनों ब्रदर्स थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, पर अरविंदो घोष के सारे चार्जेस खत्म कर दिए गए और बरिंद्र घोष को फांसी की सजा सुना दी गई थी, पर उनको फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट किया था। एंड अरविंदो घोष को कौन से केस में अरेस्ट किया था? अलीपुर। उस केस को हम बोलते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। और आफ्टर द रिलीज ऑफ अरविंदो घोष ही वेंट टू, कहाँ गए थे वो? पौंडीचेरी, एंड ही अडॉप्टेड स्पिरिचुअलिटी एंड योगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है? इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया एक जगह से, मानिक तला एक जगह है बंगाल में, जहां से उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया। और कौन सी कॉन्स्पिरेसी आ गई? मानिक तला कॉन्स्पिरेसी केस। एंड इसके बाद जब बरिंद्र कुमार घोष को हैंग कर दिया गया, उसके बाद जो मूवमेंट थी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बंगाल में, वो खत्म हो गई। क्लियर हुआ? बंगाल की मूवमेंट मेन हमारा है योगेंद्र पार्टी, देन वी हैव अनुशीलन समिति एंड दी मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जिसमें अरविंदो घोष को अरेस्ट किया गया था, एंड मानिक तला कॉन्स्पिरेसी केस। क्लियर है? आगे बढ़े। नाउ वी हैव रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन पंजाब। बेटा ठीक है, पंजाब में कौन थे? सरदार अजीत सिंह, ही वॉज अंकल ऑफ भगत सिंह, ठीक है। और लाला लाजपत राय, ठीक है।
ये कुछ लोग थे जो पंजाब के मेजर रेवोल्यूशनरीज थे। अजीत सिंह ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी, टू ऑर्गेनाइज द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन बंगाल, बट उनको अरेस्ट कर लिया गया और इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया। तो इतनी ही थी बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, बिकॉज लाला लाजपत राय लेटर ज्वाइन द नेशनल स्ट्रगल एंड द कांग्रेस। क्लियर हुआ? Next we have revolutionary movement in Delhi. On 23rd December 1912, रस बिहारी घोष और सत्येंद्र समयाल, उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग टू, वो वाला हार्डिंग नहीं है, टू, ठीक है, द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, उसको मारने की इन्होंने कोशिश की बॉम्ब फेंक के, पर वो फेल हो गए और पुलिस ने इस चक्कर में 13 रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट कर लिया एंड दे वर ट्राइड अंडर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। बसंत बिस्वास, अमीर चंद, कुछ और लोग थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। अब ये हुआ क्या था, उन्होंने एक होममेड बॉम्ब बनाया और एलिफेंट कैरेज था, जो एलिफेंट चलाते हैं ना, उस पे वॉइस रॉय ट्रैवल कर रहे थे। एक सेरेमनी हो रही थी दिल्ली में, तो वो ट्रैवल हो रहे थे, क्योंकि अब सेरेमनी कौन सी थी, एक और पॉइंटर बन गया। अ सेरेमनी ऑन 23rd दिसंबर 1912, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल चेंज कर दी। पहले क्या कैपिटल थी उनकी? कलकत्ता, अब कौन सी होगी? दिल्ली। और इस सेरेमनी के दौरान उन्होंने बॉम्ब फेंकने की कोशिश की, पर लॉर्ड हार्डिंग की जगह उनका एक इंडियन अटेंडेंट ही मर गया। तो रस बिहारी घोष भाग गए एंड ही वेंट टू जापान। क्लियर? मिटा दूं? नाउ विल हैव द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर जो लोग चले गए थे, भाग गए थे, एस्केप कर गए थे, या सोल्जर्स वगैरह जो थे, जो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने भी मूवमेंट की थी। सबसे पहले आएगा हमारा लंदन। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, मेजर 1, श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड भिखाजी कामा, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इंडिया हाउस। उधम सिंह देखे हैं किसी ने? इसमें भी है द इंडिया हाउस। वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा भी बताए हैं, ठीक है। उधम सिंह वो बंदा था जिसने जनरल डायर को मारा था, याद है? ठीक है, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी द इंडिया हाउस एंड इट बिकेम द हब ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया। अब ये क्यों बनाई थी? इंडियन स्टूडेंट्स जो यूके में पढ़ रहे थे उनको अवेक करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कंटिन्यू रखी। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो मेजर मूवमेंट हुई है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया के बाहर, वो हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। यहाँ पे जो हमारे पंजाबी सिख पीजेंट थे, एक्स सोल्जर्स थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई, गदर पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी। इन 1913 इन्होंने एक पार्टी बनाई और इस पार्टी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये इंडिया में रिबिलियन लाएंगे, इंडिया में रेवोल्यूशन लाएंगे। गदर का मतलब होता है रेवोल्यूशन इन उर्दू, ठीक है। इसमें हमारे थे वसाखा सिंह, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल और बड़े सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। और इन्होंने अपने पार्टी के थ्रू हर इंडियन इमिग्रेंट को, यानी कि हर वो इंडियन जो बाहर रह रहा था, उसके पास मैसेज भेजने की कोशिश की कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करो। और इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की जिसको हम बोलते हैं गदर मूवमेंट, जिसके हेडक्वार्टर्स थे युगांतर आश्रम था एक सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में। उस आश्रम को इन्होंने अपनी मूवमेंट का हब बना लिया था। इनके लिए मूवमेंट क्या थी, ज्वाइन क्यों किया लोगों ने? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम देयर पे इज देयर डेथ, देयर प्राइस इज देयर शहीदी। वो शहीद हो जाएंगे क्योंकि अब वो इंडिया आएंगे लड़ने,
शहीद होना चाहते थे क्योंकि वो उनका प्राइस था। उनकी पेंशन क्या थी? लिबर्टी, आज़ादी, और बैटल ऑफ फीट इंडिया। और आइडियोलॉजी किसके बेसिस पे चलाते थे? सेक्युलर। तो इस पार्टी के काफ़ी जगहों पे एक्टिव मेंबर्स थे, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में, सिंगापुर में, मलेशिया में, मेक्सिको में। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उन्होंने अपने आर्म्स और लोगों को इंडिया में रिवॉल्ट करने के लिए भेजा था विद द हेल्प ऑफ लोकल रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया, पर उनको पकड़ लिया गया और ब्रिटिश के द्वारा फांसी दे दी गई थी। बट 1946 तक वो इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और तब तक ऑपरेशनल रहे। तो इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट मेड बाय द इंडियन इमिग्रेंट्स टू स्टर अप रिवॉल्ट इन इंडिया। तो आज़ाद हिंद फौज से पहले ये आए थे, पर ये पहुंच नहीं पाए बिकॉज दे वर हैंग्ड, दे वर अरेस्टेड ऑन देयर वे। क्लियर हुआ गदर पार्टी का? ठीक है, अब हम इसके थोड़े फीचर्स करेंगे इस पार्टी के, क्योंकि कभी कभी आ जाता है। फीचर्स क्या थे? इस पार्टी में हर रिलीजन के, हर कम्युनिटी के लोग थे। ये एक बिल्कुल ही सेक्युलर पार्टी थी जो किसमें बिलीव करती थी? डेमोक्रेसी में। इसने पॉलिटिकल असैसिनेशन की, उधम सिंह इस पार्टी के मेंबर थे और इस पार्टी की मदद से उन्होंने माइकल डायर, जिसने जलियांवाला बाग मजाकरे किया था, उनको गोली मारी थी सीधा उस स्पीच। और वो माइकल डायर के ऐसे पहले उनके वहां पे उन्होंने काम किया, फिर उनको गोली मार दी। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या था इस पार्टी का? इंडिया में आर्म्ड फोर्स का यूज करके नेशनलिज्म बढ़ाना और इंडिया को आज़ादी दिलवाना, और वो वायलेंस का यूज करते थे टू हेल्ड देयर ऑब्जेक्टिव। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो इन्होंने अमेरिका के खिलाफ नहीं, अमेरिका में मौजूद फ्रीडम को यूज करने की कोशिश की इंडियन नेशनलिज्म के लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कहीं ना कहीं इस पार्टी ने आईएनए को भी इंस्पायर किया। ठीक है, गदर प्रोग्राम, उसके बाद हम करेंगे क्या प्रोग्राम था? ऑफिशियल असैसिनेशन करना, उधम सिंह को सपोर्ट किया, वेपन्स एक्वायर करना, लोगों को समझाना, लोगों को अवेक करना उनकी राइट्स के बारे में। इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे फार्मर्स को, हमारे क्राफ्ट वर्क को ख़त्म किया है, और इस कैसे उनकी वजह से हमारे देश में एपिडेमिक्स आ रहे हैं, फेमाइन आ रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं। और थर्ड, वो किसको कंडेम कर रहे थे अपने न्यूज़पेपर से? कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, की कैसे ब्रिटिशर्स अब बाहर रह रहे हैं इमिग्रेंट्स, उनको नहीं पता देश में क्या हो रहा है, तो वो उनको अवेयर करते थे ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, चाहे वो रिलीजियस वाइज हो या इकोनॉमिक वाइज। ठीक है, इन्होंने अनुशीलन समिति के बारे में लोगों को बताया, युगेंद्र पार्टी के बारे में बताया, लोकमान्य तिलक के बारे में बताया, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, इनको एक आइडियल्स के तौर पे लोगों के सामने पोर्ट्रे किया और बहुत सारी पोएम्स बनाई नेशनलिज्म की टोन में, और लोगों को कंपेल, मतलब एक तरीके के वो चीजें यूज की जो लोगों के अंदर इमोशनल नेशनलिज्म जगाए कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, किस तरीके से ये प्रोग्राम चलाते थे? क्लियर हुआ? फिर एक म्यूटनी हुई है, गदर म्यूटनी, जिसको हम गदर कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं। इंडिया जा रहे थे आर्म्स वगैरह लेके, 1915 फरवरी में इनका इंडिया जाने का प्लान था टू एंड द ब्रिटिश राज इन इंडिया। सबसे पहले ये पंजाब से शुरू करने वाले थे, देन बंगाल एंड देन द रेस्ट ऑफ द इंडिया विद द हेल्प ऑफ लोकल रेवोल्यूशनरीज। तो इनके जो यूनिट्स थे वो सिंगापुर में थे, हर जगह थे। तो कोऑर्डिनेटेड वे से इंटेलिजेंस को यूज करके इन्होंने कोशिश की थी एक आर्म्ड रिबिलियन करने के लिए, बट ब्रिटिशर्स को इस चीज़ की भनक हो गई थी और उन्होंने उनको ये समझ आ, उनका कोई स्पाई था, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इस अपराइजिंग के बारे में बता दिया। तो जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ और कुछ लोग पंजाब पहुंचे और उन्होंने वहां पे रेवोल्यूशन प्लान किया, वेपन्स भी ले आए थे, वो सब कुछ हो गया था, पर ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया एंड दे वर ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड 42 म्यूटनर्स वर hanged and killed under the लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, इसमें जो केस लगा था उसको हम बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो 1914 से लेके 17 तक ब्रिटिश के खिलाफ ये लड़ते रहे, बट दे वर हैंग्ड
till death and brutally repressed. क्लियर हुआ? गदर म्यूटनी, गदर पार्टी मेजर पार्टी थी जो इंडिया के बाहर बनाई गई थी. फिर एक और इंसिडेंट हुआ है इनके रिलेटेड, दैट इज कोमागाटा मारू इंसिडेंट. कोमागाटा मारू इंसिडेंट. अब हुआ क्या था, एक शिप थी 1914 में जो इंडिया से जा रही थी कनाडा, और उस शिप में जा रहे थे पंजाबी कनाडा अपनी बेटर लाइफ के लिए. अराउंड 376 लोग उस शिप में थे. तो जब वो वैनकूवर पहुंचते हैं तो कैनेडियन गवर्नमेंट उनको उतरने से मना कर देती है. उनको बोलते हैं कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते ड्यू टू देयर रेस. तो वो काफ़ी दिन अपनी शिप में ही रहते हैं. शिप में रहेंगे तो कंडीशंस बिगड़ेगी. तो ओनली 24 पैसेंजर्स वर अलाउड टू एंटर इंडिया और बाकियों को वापस भेज दिया जाता है. तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट छिड़ जाता है एंड इट वाज कंसीडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कि आप इतने दिनों तक 376 लोगों को एक शिप में रख रहे हो, उनको उतरने तक नहीं दे रहे हो. तो ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है. और इस वजह से बड़े ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगते हैं कनाडा में, वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ होती हैं. तो कोमागाटू मारू को कैनेडियन वाटर से वापस जाने के लिए बोल दिया जाता है. एंड ऑन देयर वे वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है एंड दे रीच्ड कैलकाटा ऑन सितंबर 27, 1914. और वहाँ पे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं उतरने देती और उनका क्लैश हो जाता है पुलिस से और 18 लोग मारे जाते हैं. तो इस वजह से सिचुएशन ऑलरेडी खराब थी पंजाब वगैरह में और एग्जैजरेट हो जाती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर्स वर सिक. एंड ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैनेडियन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया था कि आप इनको उतरने मत दो. तो मूवमेंट शुरू हो गई और ये जो इमोशन था ना, लोग इमोशनल हो गए क्योंकि कम्युनिटी के साथ गलत हुआ. इसकी वजह से नेशनलिज्म और बढ़ जाता है और गदर पार्टी की एक्टिविटीज और बढ़ने लगती है इन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड, स्पेशली कैलिफोर्निया. और वो इस चीज़ के खिलाफ अपराइजिंग या प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं. वो पैम्फलेट्स छापते हैं, मैगजीन्स छापते हैं जिसमें वो लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं. हाउएवर दे फेल्ड टू गेन any success regarding this incident, but this incident inspired भगत सिंह. ठीक है, कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट की वजह से गदर पार्टी को, भगत सिंह को और बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा एक आउटरेज आया है और एक तरीके से कैटलाइजेशन मिली है कि हम कुछ कर सकते हैं. क्योंकि दिस इंसिडेंट एक्सपोज्ड द ट्रू फेस ऑफ ब्रिटिश कि एक तो वो हमें रूल कर रहे हैं पर अगर हम जा रहे हैं तो हमें जाने भी नहीं दे रहे हैं. तो वो हमारी बेटर लाइफ चाहते ही नहीं है. और इसको भी हम एक वाटरशेड इंसिडेंट बोलते हैं क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से वर्ल्ड वाइड ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें सपोर्ट मिला. क्लियर हुआ? कोमागाटा मारू इंसिडेंट ये बहुत सारी मूवीज में भी दिखाते हैं बताए, पर ये भी गदर मूवमेंट का हिस्सा था जो इसके खिलाफ हुआ. फेल हो गया क्योंकि एक तो डाइवर्स थी मूवमेंट, लोग भी कितनी देर लगेंगे, एक साल कितने साल लड़ सकते हो आप एक चीज़ के खिलाफ. तो शुरू में बड़े सारा एंथुसियास्टिक थे लोग, पर आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो गए और ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को इलीगल दिखते, इनको बोला ये डकैत है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पंजाबी कम्युनिटी ने भी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ये माना कि अब उनके पास सपोर्ट नहीं बचा. जब उनको डकैत का टाइटल मिल गया ना, उनका जो सपोर्ट था वो खत्म हो गया. क्लियर हुआ यहाँ तक? दिस वॉज योर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला, जिसमें हमारा मेजर है गदर पार्टी, उनका प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव और कोमागाटा मारू इंसिडेंट. कोमागाटा मारू वाज द शिप, ठीक है, का नाम. देन वी हैव सिंगापुर. सिंगापुर में एक इन्फेंट्री रेजिमेंट था जिसके 70 सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, बट दे वर ब्रूटली क्रश्ड एंड मेनी डाइड ड्यूरिंग द सप्रेशन. क्लियर? आगे बढ़े. Now we have the second phase of the movement.
कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, बट ड्यू टू इट्स सडन विड्रॉल लोगों ने वायलेंस का पाथ चुन लिया। ठीक है, तो 1925 में एक एसोसिएशन बना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या हुआ, बोला किसी ने? हाँ, सिंगापुर में 70 सोल्जर्स थे एक इन्फेंट्री के, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल कर दिया था। ठीक है, एक एसोसिएशन बनाया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक आर्म्ड रेवोल्यूशन लाने के लिए, बट दिस फेल्ड एंड मेनी ऑफ इट्स मेंबर वर अरेस्टेड एंड imprisoned अंडर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, नहीं, अब हमने सेकेंड फेज शुरू कर दिया। HRA, Hindustan Republican Association, which was formed after the withdrawal of the non-cooperation movement to mobilize the youth and stir up an armed rebellion। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेन आ रही थी ब्रिटिशर्स की, उसको लूटने की कोशिश की। तुमने देखा है ना, मूवीज में भी बड़ी बार दिखाते हैं वो ट्रेन लूटने, वो वही केस है। ठीक है, और इस केस के अंडर उनको अरेस्ट करके इम्प्रिजन कर दिया गया। इसमें हमारे थे चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है, सुना है नाम सबके, चंद्रशेखर आजाद का तो सुना होगा, बिस्मिल का भी सुना होगा। ठीक है, तो ये लोग इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे और उनको ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट 1928 में सोशलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस पार्टी ने अपना नाम चेंज कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, आगे रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर हुआ, अब नाम चेंज हो गया। उसके बाद लाला लाजपत राय, जो एक एक्सट्रीमिस्ट पंजाबी लीडर थे, वो एंटी साइमन डिमॉन्स्ट्रेशन का हिस्सा थे और डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान लाठी चार्ज में जो उनकी इंजरीज हुई उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इट फर्दर स्पार्क्ड अप द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। उनकी भगत सिंह उनको बहुत मानते थे, भगत सिंह के लिए वो भगवान थे, इस वजह से रेवोल्यूशन और बढ़ गया। ऑन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, राजगुरु, BK दत्त और आजाद, चंद्रशेखर आजाद, इन चारों लोगों ने सॉन्डर्स, SAUNDER, ये वो पुलिस ऑफिसर था जिसने वो लाठी चार्ज किया था जिस दौरान लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, उसको असैसिनेट कर दिया। दे assassinated them। इस टाइम पे भगत सिंह अरेस्ट नहीं हुए थे, उनके खिलाफ ना वो निकाल दिया था, शूट एट साइट अगर मिलते हैं तो। उसके बाद अगेन इन अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड BK दत्त, ये दो लोग थे जिन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंकने की कोशिश की थी और फेंक भी दिया था। और डेलिब्रेटली, वो अरेस्ट नहीं होते, वो तब भी भाग सकते थे, उन्होंने डेलिब्रेटली जानबूझ के अपने आप को अरेस्ट किया क्योंकि वो कोर्ट को यूज करना चाहते थे एज अ प्लेटफॉर्म फॉर देयर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। उनको लग रहा था कि अगर वो वहां खड़े होंगे तो उनकी आवाज ब्रिटिश गवर्नमेंट तक और लोगों तक पहुंचेगी। यानी हाँ जी, 17 दिसंबर 1928 को सबसे पहले भगत सिंह ने उस पुलिस ऑफिसर को मारा जिसने वो लाठीचार्ज लीड किया था, जिसके वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई। उसके बाद वो पकड़े नहीं गए पर उनके खिलाफ ऑर्डर वगैरह निकाल दिए थे। तो अप्रैल 1929 पे उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया और वो तब भी भाग सकते थे पर वो खुद अरेस्ट हुए ताकि वो कोर्ट को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज कर सके फॉर देयर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो भगत सिंह बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी बिकॉज इवन आफ्टर गोइंग इनटू द प्रिजन उन्होंने एक फेयरलेस एटीट्यूड रखा, वो कभी नहीं डरे। और एक हंगर स्ट्राइक की, क्यों की थी हंगर स्ट्राइक? क्योंकि प्रिजन्स में जो लोग थे, प्रिजनर्स थे, उनको बहुत बुरे हालातों में और बहुत बुरा खाना दिया जाता था। क्लियर हुआ? एंड देन अप्रैल 1929 में उन्होंने बॉम्ब फेंका। ऑन 23 मार्च 1931, 5 मार्च को एडमिन पैक्ट साइन हुआ था। ऑन 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में उनको फांसी दे दी गई और आज भी ये दिन भगत सिंह को
राजगुरु को और सुखदेव को, इन तीनों को फांसी दे दी गई और आज ये दिन मार्टर्स डे के तौर पे मनाया जाता है हमारे देश में। क्लियर हुआ भगत सिंह वाला? पक्की बात है। अब रह गए हमारे आजाद। तो 1931 में चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने भगत सिंह के साथ सॉन्डर्स को मारा था, वो पकड़े नहीं गए थे, पर 1931 में ब्रिटिशर्स को एक इंटेल जाता है कि वो एक पार्क में प्रेजेंट है इलाहाबाद के, तो ब्रिटिश फोर्सेस उस पार्क को चारों ओर से घेर लेती है और उसको बोलती है तो सरेंडर कर दे, पर वो सरेंडर नहीं करते, वो खुद ही गोली मार देते, बिकॉज वो किसी एनिमी के हाथों मारा नहीं जाना चाहते थे। क्लियर हुआ कैसे कौन अरेस्ट हुआ, किसने कौन सी? भगत सिंह की दो कॉन्स्पिरेसीज है। पहला, जब उन्होंने सॉन्डर्स को मारा, क्यों मारा? क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ इनकी वजह से हुई थी। एंड सेकेंड इज दी बॉम्ब वाली। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा रेवोल्यूशन इन बंगाल। भगत सिंह के ऊपर ऐसे लिख लोगे, लिख लेना, ठीक है, आज ही लिख लेना चाहे। नेक्स्ट वी हैव बंगाल। बंगाल में उन्होंने प्लानिंग की और एक आर्म्ड रेड शुरू की। आर्म्ड रेड का क्या मतलब हुआ? लार्ज स्केल आर्म्ड रेड एक ब्रिटिश आर्मरी पे। अब आर्म्स भी चाहिए थी ना, आर्म्स कहाँ से लाएंगे? या तो इलीगली स्मगल करेंगे, ब्रिटिश से लूटे थे, तो एक बहुत बड़ी आर्मरी थी ब्रिटिशर्स की चिट्टागोंग में। बंगाल में एक जगह है चिट्टागोंग, उस आर्मरी को उन्होंने लूटने की कोशिश की अंडर द लीडरशिप ऑफ सूर्य सेन ऑन 18th April 1930, and this was the last revolutionary movement which was brutally suppressed by the British government and they failed. तो भगत सिंह की और ये जो है हमारी लास्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं। क्लियर? ठीक है, यहाँ से आपकी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होती है खत्म। कोई डाउट? पॉइंटर्स है, लर्न करना पड़ेगा, केस क्या हुआ था, कौन ट्राई किया गया, ठीक है। मैं पहले तुम्हें ये भेज दूँ यार, मैं भूल जाती हूँ। अब हम कल करेंगे फेमाइन और एजुकेशन पॉलिसी, और अगर वो जल्दी खत्म हो गया फिर हम कल कम्युनलिज्म कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी है, तुम्हें अभी समझ भी आ जाएगा क्योंकि तुमने नया वो किया है ना। भगत सिंह के ऊपर ऐसे लिख के लाना, ठीक है। हमारा रह गया सोशल रिलीजियस मूवमेंट, एजुकेशन, कम्युनलिज्म और फेमाइन, बस। फिर तुम्हारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंट थोड़ा बहुत करना है वो कर लेंगे। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस करेंगे, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी करेंगे और वो करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है।